नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं डायलॉगस। हमारा ये खास कार्यक्रम बात टके की। पिछले 4 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस ने देश की उड़ान व्यवस्था को लगभग बंधक बनाया हुआ है। सैकड़ों यात्री फंसे, फ्लाइटें धड़ाधड़ कैंसिल हुई, ऊपर से स्टाफ का हाई हैंडेड रवैया, मदद की जगह बहाने, सेवा की जगह अहंकार। मैं आपको बता दूं, मैं 2 दिन पहले पटना से 6 बजे शाम में इंतजार करके और फिर उसके बाद लगातार 9 घंटे बर्बाद करके 3 बजे सुबह में दिल्ली पहुंचा हूं। मैं उसका भुक्तभोगी हूं, उसका गवाह हूं, उसका शिकार हूं। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए और ये जाना जाए कि क्या इसके पीछे की वजह क्या है। क्या इसकी वजह अखबारों में जो छप रही है वो है, या उसके पीछे जाना पड़ेगा। अखबारों में जो छप रहा है या छप रही है खबरें, वो उसकी वजह हमें कम से कम नहीं दिखती है। लिहाजा हमने दो आज के बड़े मेहमान पकड़े हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम केवल इंडिगो की है, इंडस्ट्री की है, मैनेजमेंट की है, या पायलट की है। क्या यही वजह है यात्रियों की तकलीफ उसे दिखाई नहीं देती। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि उसे जवाबदेही की परवाह न रहे, तब समस्या देरी में नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी बन जाती है। और ये देखना सरकार का काम है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं, इस देश में यात्रियों की सुरक्षा है कि नहीं, उसका सम्मान है कि नहीं। इंडिगो को जवाब देना होगा। हमने बात करने की कोशिश की, वो हमसे बात करना नहीं चाहते। यात्रियों का धैर्य टूट रहा है, भरोसा डगमगा रहा है, और ये किसी भी एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आज बात करेंगे, शुरू करते हैं। हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोनों की परिचय देने की जरूरत नहीं, आप लोग सिविल एविएशन की दुनिया के बड़े खलीफा लोग हैं। सबसे पहले ये कि आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। क्या इस देश की सबसे बड़ी लाइन जिसके पास 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है, इस तरह से अगर 4-5 दिन से लगातार एक पैटर्न है, ये लगातार एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, यात्रियों का यात्री जो है स्ट्रैंडेड हैं इधर उधर एयरपोर्ट पे, फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, क्या एक का इसमें कुछ आप कुछ मतलब ऑर्डिनरीनेस देखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं कुछ खास बात है ये। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम्म। और जैसे आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया, मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव कल दिल्ली एयरपोर्ट का रहा, उसको बाद में बात करेंगे। जी। पर जहां तक मानना है कि 100% ये एक मैनेजमेंट फेल्योर है। हम्म। और मैनेजमेंट फेल्योर इस तरह की है, उसको आप एक तरह की डेलिबरेट मैनेजमेंट फेल्योर मान सकते हैं। हम्म। क्योंकि जो इमीडिएट कारण वो बता रहे हैं, वो कारण है कि अभी जो नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम सरकार ने प्रतिपादित किए, वो अदालत के डायरेक्शंस पे हुए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हैं। हम्म। क्योंकि जो क्रू फिटीग है उसको हमें ध्यान में देते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हमें नए मानक लाने थे। और ये बात 1 साल पहले वो मानक निर्धारित हुए, उनको टाइम दिया गया 6 महीने का कि भाई आप सॉफ्ट स्टार्ट जो है वो 1 जुलाई 2025 से करेंगे और पूर्ण तरह से वो 1 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। जी। तो सवाल ये है कि अगर वो मानक जो है उनका इतना व्यापक प्रभाव है, तो इंडिगो के पास भले ही 60% या उससे ऊपर का मार्केट शेयर है, बाकी भी 40% दूसरे ऑपरेटर्स के पास है, उनको इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। अभी आपने देखा कि पिछले हम्म। दिनों में एयर इंडिया, स्पाइस जेट, उन सबको इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं आई है। जी तो जी जी। ये सबसे पहले तो मान के चलिए कि ये एक एक्सक्लूसिव इंडिगो की प्रॉब्लम है। हम्म। और जो अभी उन्होंने, मैंने कल भी कई चैनलों पे कहा था कि बेसिकली उन्होंने टाइम से रहते हुए अपना जो क्रू है उसका जो स्टैंडर्ड फोर्स है उसको रिवाइज नहीं करा, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं करी और ट्रेनिंग हम्म। प्रोसेस नहीं करी। हम्म। क्योंकि पायलट और को पायलट एक ऐसी कैटेगरी है विशेषज्ञों की कि इनको आप रातों रात नहीं ले सकते। अगर वो ट्रेंड भी हैं तो भी उनको आपको अपने फ्लीट में लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। हम्म। तो और ये एक शॉर्ट शॉर्ट सप्लाई कमोडिटी है। बीच बीच में आप देखते हैं कि विदेशी एयरलाइंस भी आपके पायलट्स को पोच करती हैं, वो लोग विदेशों में चले जाते हैं।
तो एक आपको एक बफर बना के चलना है। और ये स्थिति, क्योंकि इंडिगो कोई नई ऑपरेटर नहीं है, पिछले 20 साल से राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है और लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाए जा रही है, तो इस तरह जी। का बिहेवियर और इस तरह हम्म। की जो भयावहता है उसका उनको पूरी तरह अंदाज होना चाहिए। तो हम्म। मेरे हिसाब से पूरी तरह से इंडिगो मैनेजमेंट के जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं कोई पायलट्स की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। पायलट्स तो उसी जो उनके पास डायरेक्शंस थे उनको फॉलो करते हुए ऑपरेट कर रहे थे, कोई क्रू सर, रिपोर्टिंग आपने से। इस बीच में इतने सारे आपने राइट्स ले रखे हैं, फ्लाइंग राइट्स ले लिया, स्लॉट ले लिया, तो आप जब तक बिना एक्सपेंशन किए हुए, बिना नया रिक्रूटमेंट किए हुए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो ये तो होना ही था ना हर्षवर्धन जी। नहीं, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो उनको उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, दूसरा मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि शायद वो इस बात पे भरोसा कर रहे थे कि उनको डीजीसीए से एक्सटेंशन मिल जाएगा, या ये पॉलिसी रिवर्स कराने के लिए उनको जो है इस तरह का प्रेशर बनेगा तो ये पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी। तो एक तरह हम्म। का ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट प्रेशराइजेशन था सरकार को, कि किसी तरह से पॉलिसी ना कामयाब हो पाए। क्योंकि बाकी ऑपरेटर्स ने उसको फॉलो करा और ये अदालती कानून के हिसाब से है। तो हम्म। सरकार का रवैया जो है इसमें थोड़ा अभी तक तो दृढ़ दिख रहा है कि भाई इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। हालांकि जो कल उनकी मीटिंग हुई है डीजीसीए से, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि टेम्परेरी एक्सटेंशन उनको इस मिल गया, रिलीफ, चिट्ठी आ गई है सर, चिट्ठी आ गई है। उनको रिलीफ मिल जाएगा। चिट्ठी आ गई, मेरे पास कॉपी है। पर हाँ, पर वो 2-3 महीने का भी जो रिलीफ है वो देखिए, उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होना। ये रिलीफ उनको डीजीसीए को बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। इतना बड़ा जो गैप है उसको आप कम से कम 12 या 18 महीने तक जाके उसको कवर करेंगे, अगर आप उसको वार फुटिंग पे चाहते हैं। और हो हम्म। सकता है उससे ज्यादा हो। हर्षवर्धन अब जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके, आ हम्म, रहा हूँ। सुभाष जी, इतनी बड़ी एयरलाइंस होने के बावजूद आप देश दुनिया में नई नई फ्लाइटें बढ़ा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से लेके, यूरोप से लेके, बाकी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। क्या इतने ज्यादा प्रॉब्लम के बावजूद इंडिगो के पास कोई प्रबंधन, मतलब प्रबंधन मतलब संकट प्रबंधन का कोई प्रभावी प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, देखिए, एक कहावत है कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। हम्म। जब 1 साल से ऊपर, कोई तकरीबन 2 साल पहले जब ये मामला कोर्ट में आया था, और जो जी। इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं हम्म। उनके मुताबिक इनको अपने क्रू रेस्ट आवर्स इंक्रीज करने थे, और हम्म। बाकी सारी चीजें करनी थी। इसका मतलब उनको एडिशनल क्रू रिक्रूट करना था, जैसे कि एयर इंडिया ने कर लिया, और इसने कर लिया, क्या नाम, स्पाइस एयर स्पाइस इंडिया ने जेट। कर लिया, स्पाइस हम्म। जेट ने कर लिया। हम्म। हम्म। और तो इनको, देवर ओवर कॉन्फिडेंट कि हम इतनी बड़ी एयरलाइन हैं और हमें, हमारा कोई बैंक कुछ नहीं करेगा। बाल अब भी बांका नहीं कर सकता। ये जो मोदी गवर्नमेंट है, ये बड़ी हम्म। स्ट्रांग गवर्नमेंट है, और हम्म। ये प्रेशर टैक्टिक्स में बिलीव नहीं करती। जब डीजीसीए ने और मिनिस्टर ने एक डेडलाइन को इम्प्लीमेंट करा, तो इन्होंने अपनी तरफ से, एक तरीके से मैं ब्लैकमेल तो नहीं कहूंगा, पर गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए अब इन्होंने अपनी काफी सारी फ्लाइट्स ग्राउंड कर दी। हम्म। यहाँ तक कि जैसे पूना में अगर 10 बेज हैं, 8 बेज इन्होंने ऑक्युपाई करके रख लिए, अपने प्लेन्स वहां खड़े कर दिए। विद द रिजल्ट, जो एयर इंडिया हाँ, एक्सप्रेस, मारा मारी है ना सर, कि कोई और दूसरा ना वो ले लेना। स्पाइस जेट भी मारा ना, मारी है नहीं, वो भी नहीं आ जगह है, सकी। सारे कब्जा करना है, तो उसके विद द हिसाब से ऑपरेट रिजल्ट, नहीं करना है। हाँ, विद द रिजल्ट, आई थिंक कल एक चैनल पे इनका टीडीपी का भी एक एमपी था, तो वो ये कह रहे थे कि देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इंडिगो, बिकॉज हम्म। नो वन कैन होल्ड द कंट्री टू रैंसम। और ये हम्म। एक ठीक है, डीजीसीए ने पब्लिक के इंटरेस्ट में कि और क्योस ना हो, पीपल आर ट्रैवलिंग, कोई कहीं कोई मौत हो गई उसके लिए जा रहा है, कोई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, कोई किसी चीज के लिए जा रहा है, और लोग स्ट्रैंडेड थे, तो उनके उनको रिलीफ देने के लिए इनको एक्सटेंशन दी है। पर इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि बार बार एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर नहीं चलती। सर, सुभाष जी, अभी तो मिल गया ना, आज की चिट्ठी डीजीसी की चली गई उनको। हाँ, तो तो ठीक जब बात है। प्रेशर टैक्टिस में नहीं आना है तो आए,
एक सेकंड रुकिएगा। हर्षवर्धन जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पूरे करियर में ऐसे बहुत कम मौके आए जब हमने ये देखा कि मैनेजमेंट अपनी बात मनवाने के लिए खुद ही केओस क्रिएट करती है, उसका उसको उसको एक्सपेंड करती है, और वो केओस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, और फिर सरकार को ये जताने की कोशिश करती है कि साहब देखिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे, अगर आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो इस देश की जनता के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये क्या बात हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां तक मानना है वो ये है कि अब आपने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये स्थिति सरकार ने अपने आप खुद क्रिएट करी है। एक स्थिति तो ये है कि जब तक आपके पास एयर इंडिया सरकारी क्षेत्र में थी, उस समय तक आपके पास एक इंटरवेंशन का एक टूल था। टूल था, टूल था। जिसको आपने खत्म कर दिया। हम्म। दूसरी बात यह है कि वो खाली एक्सटेंशन के लिए ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो वो इस बात पे प्रेशराइज कर रहे थे कि पॉलिसी किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट ना हो। हम्म। क्योंकि अगर उन्हें पता होता एक्सटेंशन मिलेगा या एक्सटेंशन चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत उस चीज पे कम से कम पार्शियल उसका सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे होते। हम्म। जहां तक जो मेरी अपनी जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने इस बात पे कोई एक्शन ही नहीं लिया कि उनको कोई अपने मैन पावर को एनहेंस करना है और उसको उसके हिसाब से चलाना है। पर यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं डीजीसी की भी मानूंगा। सरकार को आप इसमें बेदाग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखिए ऐसा है कि प्रफुल्ल पटेल के टाइम से सरकारों ने सारे शेड्यूल मंगाने शुरू कर दिए। विंटर शेड्यूल, समर शेड्यूल, जो भी आपके ऑपरेटिंग शेड्यूल है वो आपको पहले डीजीसी के पास फाइल करने पड़ते हैं। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कहाँ जा रहा है, कौन सा स्लॉट आपको मिल रहा है, कौन सा टाइमिंग मिल रहा है, वो सब ठीक है। पर अगर सरकार के पास वो शेड्यूल था, डीजीसी के पास वो शेड्यूल था, तो उनकी भी हम्म। जिम्मेदारी बनती थी कि वो ऑपरेटर से चेक करते कि उस शेड्यूल को चलाने के लिए उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है कि नहीं, जिसमें जहाज हम्म। है, मैन पावर है, आपके मेंटेनेंस इक्विपमेंट है। तो टाइम हम्म। स्लॉट तो खैर वो देख लेते हैं। तो हम्म। अगर आप उस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो किस लिए शेड्यूल मंगा रहे हैं? कोई एक थ्योरेटिकल फाइलिंग के लिए तो नहीं मंगा रहे हैं ना। आपको फिर उस शेड्यूल को देखना चाहिए और उसके मुताबिक उसके रिसोर्सेज को मॉनिटर करना चाहिए कि इसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है कि नहीं। क्योंकि ये जो क्रू, हम्म। देखिए एयरलाइंस इंडस्ट्री में सबसे इजी है मॉनिटर करना क्रू के कॉम्प्लीमेंट का। क्योंकि हम्म। वो बहुत ही लिमिटेड नंबर होता है। जैसे आप जानते हैं ना, एक जहाज पे दो पायलट होते हैं। तो दो हम्म। पायलटों के जो कॉम्प्लीमेंट है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट से मल्टीप्लाई करके उसके रोस्टरिंग के हिसाब से आप देखते हैं, तो वो बाकी सारी इंडस्ट्री के और बाकी जो सारे प्लेटफॉर्म्स है उनके मुकाबले वो सबसे इजी होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी चूक रही है। और सरकार को भी लास्ट मिनट पे वेकअप करने की बजाय उनको लगातार इतनी बड़ी आप पॉलिसी ला रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना चाहिए था कि भाई आपने इस पे क्या करे, एक्शन लिया, एक्शन टेकन रिपोर्ट उनसे मांगनी चाहिए थी। हम्म। तो अब इंडिगो ने अपने आप इस बात को एक्सेप्ट करा है कि उनके पास जो एक्चुअल मैन पावर होनी चाहिए उससे हम्म। तकरीबन 10% मैन पावर कम है। हम्म। तो दस ये- परसेंट मैन पावर जो है, अगर आप मतलब इंडिगो के साइज को देख लें, तो हम्म। उस साइज का तो कम से एक फुल स्केल एयरलाइंस होती है। हम्म। भाई अब उनके पास तकरीबन 500 जहाज हैं और 10% मैन पावर का मतलब 50 जहाज की मैन पावर आपके पास कम है। 50 जहाज की तो एक फुल फ्लेज एयरलाइन बड़ी एयरलाइन मानी जाती है, और एवरेज एयरलाइन भी नहीं मानी जाती। तो हम्म। इतना बड़ा गैप जो है वो ग्लेयरिंग गैप है, और वो मैनेजमेंट की नॉलेज में भी होना चाहिए था और सरकार की नॉलेज में भी होना चाहिए था। सुभाष जी, क्या एविएशन सेक्टर में कंपटीशन की कमी, ऑब्लिक मोनोपोली, ऑब्लिक और उसमें भी एक एरोगेंट कंपनी की मोनोपोली, क्या ये इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा दे रही है क्या? बिल्कुल। मोनोपोली है, तभी वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं। 60% मार्केट शेयर है, तभी वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं। पर हम्म। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इनको बहुत हैवी फाइन्स होने चाहिए ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो। पर जिस तरीके से ये सिचुएशन है, अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती। दूसरा, मैं हमेशा इसमें क्या हुआ है कि कल मैं देख रहा था टेलीविजन पे, लोग फंसे हुए हैं। और जो
टिकटें हैं वो जो नई टिकट किसी ने लेनी है वो 60-60 70-70 हजार की टिकट बन रही थी। और जो लोग एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड थे, अगर उनको एरो सिटी में होटल चाहिए तो वो होटल भी 50-50 60-60 हजार रुपए मांग रहे थे। बताइए, ये तो इससे हाल है। एक चीज बड़ी क्लियर है। और हम्म। मैं इसके बारे में हमारी जो एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी है इंडियन चेंबर की, उसकी तरफ से मैं लिखने भी लगा हूं कि एक जो भी डायरेक्ट ऑपरेटिंग डीओसी है एयरलाइन की, उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स उनको ज़्यादा 300% प्रॉफिट करके उसको कैपिंग कर देना चाहिए। इसी तरीके से जैसे पुराने पुराने ज़माने में होता था कि जितने 5 स्टार होटल्स हैं उनका एक रेट होता था, 5 स्टार डीलक्स होटल का एक रेट होता था, और 3 स्टार होटल्स के रेट फिक्स थे। अभी तो यहाँ पर जो 2 स्टार होटल भी हैं महिपालपुर में, वो भी 50-50 हजार रुपए नाइट ले रहे थे। अब जो आदमी बच्चों के साथ एयरपोर्ट पे स्ट्रैंडेड है उनकी तो बुरी हालत है ना। और ये एक जब बड़ा गवर्नमेंट बहुत जब दिलचस्प गवर्नमेंट पहलू, बहुत बहुत दिलचस्प पहलू आपने उठाया है। गवर्नमेंट उसमें एक पहलगाम, सुभाष जी, पहलगाम अटैक के बाद ये देखा गया कि श्रीनगर से, मतलब किस देश की किसी एयरलाइंस ने ये परवाह नहीं की कि श्रीनगर से दिल्ली के लिए फ्लाइटें 35,000 और 40,000 और 65,000 तक के का फेयर बन गया था। क्या हर्षवर्धन जी, डीजीसीए को रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत है ऐसे में? ये मतलब डीजीसीए काहे का, जब आप काहे बात के रेगुलेटर हैं, जब आपको कुछ चीजें प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, प्लान बी आपके पास नहीं होता, आप एयरलाइन से पूछ नहीं सकते, तो केवल रेगुलेटर कहलाने का क्या आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्थिति एयरपोर्ट पे आपने और मैंने देखी बहुत ही भयावह है। जी। पहले जमाने में हम लोगों को जब सरकारी क्षेत्र में एयरलाइंस उड़ती थी तो सारी दुनिया गालियां देती थी, जबकि वहां पे आप हमेशा देखिए कि ड्यूटी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, जब भी कभी इस तरह की क्राइसिस हुई, देखिए इंडस्ट्री में क्राइसिस तो आ सकती है, कई बार पायलट्स की स्ट्राइक हुई, यूनियन की स्ट्राइक हुई, पर हमेशा सीनियर लोग एयरपोर्ट पे होते थे और इस कोशिश करते थे कि यात्रियों को जितनी अपनी तरफ से सुविधा दे सके वो मिले जी। उनके लिए। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के, मान लीजिए दिल्ली जयपुर का कोई पैसेंजर है, बाई रोड हम्म। अगर वो जाना चाहे तो उसके लिए रोड की ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो अरेंज करते थे। हम्म। मैंने कल एयरपोर्ट पे देखा, वहां कोई बताने वाला नहीं था, ये भी पता नहीं चल रहा था कि कौन सी फ्लाइट कैंसिल है और कौन सी फ्लाइट चल रही सर, है। काउंटर पे लोग ही नहीं है, दो बच्चे हैं, उसमें से एक भाग गया हाँ है। हाँ हाँ, सुनिए तो सही ना। अब वो आदमी जो है बेचारा टिकट लेके 1 घंटा 1.5 घंटा लाइन में लग के वो चेक इन काउंटर पे जाता है, वहां उसे पता चलता है कि साहब ये वाली फ्लाइट कैंसिल है। और वो फिर उसको कहते हैं कि जाके उस लाइन पे लग जाइए जहाँ टिकट रिफंड का होना है, वो 1 किलोमीटर लंबी लाइन पे वहां जाके खड़ा हो जाता है। ना वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई आदमी था, ना कोई जो है मतलब दिल्ली एयरपोर्ट का कोई आदमी वहां मुझे दिखा जो अशर कर रहा हो। हम लोग एक मतलब मार्शल या अशर करके दो एक कैटेगरी होती थी एम्प्लॉयज की, जिसका काम सिर्फ ये होता था कि चलते हुए कहाँ पे ट्रैफिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या उस ट्रैफिक को स्मूथ करा जा सकता है, लास्ट मिनट फ्लाइट के लिए किसी को अगर बहुत मदद की जरूरत है तो हम कर सकते हैं। वो सारी चीजें नदारद हैं। इवन जो कियोस्क हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पे भी आपने सब कमर्शियल लगा रखे हैं, इंफॉर्मेशन नाम की चीज तो कोई है ही नहीं। बस ये हम्म। लगा रखा है कि कौन सा सामान आप नहीं ले जा सकते जहाज पे। तो इस टाइम जो है ना सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब बार बार आप डीजीसीए को कह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, पर दिक्कत क्या है पवन जी की इस टाइम जी। जी। देश में किसी भी प्रशासन की एक एक किसी तरह की नैतिक या हाँ, कार्मिक मतलब जिम्मेदारी प्रशासन प्रशासन इकबाल से ने। चलता है। हाँ, मतलब वो इकबाल और नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब देखिए इतना बड़ा दिल्ली जी। में ये पोल्यूशन हो रहा है, किसी के कान पे जूं रही है, मतलब डीजीसीए भी उसी का हिस्सा है। जब किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, कोई कितनी बड़ी हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, मुझे बताइए किसी के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है देश में? जब तक आप उस प्रशासन को एक जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक आदमी पे एक्शन होता है, 10 बाकी सारे लोग जो अलर्ट हो जाते हैं। जब तक प्रशासन एक जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक उसकी जवाबदेही नहीं होगी, तब तक आप इसी स्थिति से भुगतते रहेंगे। सर, कोई नई गाइडलाइंस की जरूरत है क्या, जो मौजूदा, जैसे क्या है कि नए देखिए ऐसा है नए नए समय में नई ऐसा नई है समस्याएं आई हैं, जैसे
देखिए सर, सुभाष जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले कई साल में कई एयरलाइंस बंद हो गई हैं, तो मोनोपोली की जो ये हालत है, ये इस तरह की हम्म, मोनोपोली अभी इस देश ने इससे पहले कभी नहीं देखा। प्लेयर्स बहुत ज्यादा होते थे, अब मतलब लिबरलाइजेशन के बाद तो हम ही देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब इस तरह की एक मोनोपोली है, मतलब ये अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस है, अनप्रेसिडेंटेड है, अनसीन है, अन इनएक्सपीरियंस, मतलब कभी हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो क्या ऐसे माहौल में इस घटना के बाद अब क्या इंडस्ट्री में कोई नई गाइडलाइंस की जरूरत होनी चाहिए, है, होगा? बिल्कुल होनी चाहिए। दो चीजें हैं इसमें। जी। एक तो जो, अगर गवर्नमेंट इसको एनफोर्स नहीं करती, तो ये एनफोर्समेंट पायलट फटीग और क्रू फटीग के लिए, ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं और कोर्ट की ऑर्डर्स हैं कि हम्म। पायलट रेस्ट पीरियड और क्रू रेस्ट पीरियड इंक्रीज होना चाहिए। हम्म। अगर डीजीसीए इसको नहीं करती एनफोर्स, तो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को सेफ्टी की। अब डीजीसीए के पास लिमिटेड मैन पावर है, राइट। इन ऑल फेयरनेस, उन्होंने जब एनफोर्स करने की कोशिश करी, तो जो 60% मार्केट शेयर का ऑपरेटर है, उसने बजाय इसके कि उसको एक्सेप्ट करे, एडवांस में अपने फ्लाइट रिड्यूस कर दे और एडवांस में वो टिकटें बेचते रहे, सारी टिकटें अपनी करते रहे, और बाद में ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने जहाज रोक दिए। ये तो एक ब्लैकमेल का टेक्निक हुआ। और गवर्नमेंट को सिर्फ पब्लिक को सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने इनको एक्सटेंशन दी है, पर ये एक तरीका नहीं है। इसके इसके लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें नई गाइडलाइंस बनानी चाहिए। और जो इनको स्लॉट्स मिल रहे हैं, वो स्लॉट्स एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को वो स्लॉट्स कम कर देने चाहिए। जितना उनके पास क्रू है, उसी के हिसाब से। अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। अब इसके हम्म। जब स्लॉट करते हैं, तो गवर्नमेंट अगर ये अपना क्रू और पायलट्स इंक्रीज नहीं करते, तो इनको इनकी फ्लाइटों की रैशनिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम्म। उतनी फ्लाइटें बेचें जितनी ये एज पर द सेफ्टी वर्किंग आवर्स ये चला सकें। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। जी। और इनकी जब फ्लाइटें कम होंगी, तो नेचुरली इनको स्लॉट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हम्म। एक बड़े हाई लेवल पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इस टाइम आधी प्राइवेट है, आधी गवर्नमेंट है। स्लॉट्स जो देते हैं एयरपोर्ट पे, वो कुछ एयरपोर्ट्स पे गवर्नमेंट है, कुछ एयरपोर्ट्स पे जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ जी। प्राइवेट है। तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन करके हमें उतनी ही फ्लाइट्स के लिए स्लॉट्स देने चाहिए, बहुत उतने ही बढ़िया, डेट बहुत देने बढ़िया, चाहिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुझाव जितना दिया है इनके पास क्रू जी। है। और जी। ये स्ट्रिक्टली कल से और आज से मॉनिटरिंग इसकी शुरू हो देनी चाहिए, ताकि ये बेच ना सकें। एयरलाइंस की हिम्मत देखिए हर्षवर्धन जी, की वो कह रहे हैं, मतलब इतना मैनेजमेंट हिम्मत कर सकता है कहने का, जब पूरा झोंके पड़े हैं, जब यात्री परेशान है, वो कह रहे हैं कि साहब इसको स्टेबलाइज होने में अभी कम से कम 1.5 महीने का वक्त लगेगा। बताइए, कोई बात है? ऐसा है ना कि देखिए, जब सरकार की हैसियत जो है कम हो जाती है, तो छोटे छोटे ऑपरेटर भी आपको आंखें दिखाने लगते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं सरकार की अपनी नीतियां इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हम्म। सुभाष जी ने कहा, मैंने भी आपको बताया कि जब आप शेड्यूल मंगाते हैं तो उस टाइम आपको चेक करना चाहिए था कि आपके पास इतने बिल्कुल, फैसिलिटीज हैं कि नहीं है। बिल्कुल। और अगर नहीं थी तो उनको वो शेड्यूल अप्रूव नहीं करना चाहिए था। जो उनका सुझाव है उसमें मेरा एक और एडिशन है कि कम से कम अब इस स्थिति के बाद उनको एक चिट्ठी भेज दें कि जब तक आप अपना पूरा मैन पावर को अपडेट नहीं कर लेंगे, जी। तब तक हम आपको किसी नए सेक्टर को खोलने की परमिशन नहीं देंगे। क्योंकि इंडिगो बार बार अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बार बार अपने फ्लाइट बढ़ाने के प्रयास में है। तो हम्म। उनके अगर फर्दर एक्सपेंशन को आप स्टॉप कर देंगे, तो उनको जो है खुद पता रियलाइज होगा कि सबसे पहले इसको स्ट्रीमलाइन करना है, बजाय इसके कि हम नई नए क्षेत्रों में जाएं। तो हम्म। अभी जो जरूरत है वो ये है कि सरकार को अपनी दृढ़ता दिखानी होगी। हम्म। और जितनी कैपेसिटी है ऑपरेटर की, उस कैपेसिटी के हिसाब से उनको चेक करके उनको ऑपरेट करने की परमिशन के लिए गाइडलाइन बनानी होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, हर्षवर्धन जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यही सोल्यूशन है। और इसके अलावा जो कैपिंग की मैंने बात करी है,
वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो 60,000 रुपये एक होटल के और 60,000 रुपये किराए के नहीं अफोर्ड कर सकता। तो हमें गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है कि जो जो मिडिल क्लास है उसको तकलीफ ना हो, जो गरीब आदमी, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि उड़ेगा देश का हर नागरिक, हवाई हम्म। चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम शुरू करी थी, जी। उसको उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमें फेयर्स को कैप करना पड़ेगा। और होटल्स को भी, जैसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अप्रूव करती थी रेट्स, होटल्स की भी रेट्स हमें अप्रूव करने पड़ेंगे दोबारा से। हमें फ्री ये मार्केट ये इकोनॉमी बात का मतलब ये वाला इशू नहीं है, है एकदम कि हम बिल्कुल ब्लैक बिल्कुल में भी प्रासंगिक नहीं बात है करें। आपकी हर्षवर्धन जी। मैं ही कह रहा हूं कि जहां पे फेयर का आपने रेंज बनाया हुआ है, फर्ज करिए कि दिल्ली से मुंबई का फेयर आपने 3,000 से 20,000 या 25,000 का बनाया हुआ है। इस तरह के रेंज का कोई मतलब बनता है क्या? मतलब ऐसा रेंज बना के क्या करेंगे भाई? आप नहीं देख, आपने रखा है रेंज फर्ज के 3,000 से लेके 30,000 के बीच, 5,000 से लेके 35,000 के बीच, 17,000 से लेके 40,000 के बीच। ऐसे रेंज का क्या मतलब बनता है? नहीं ऐसा अगर देखिए रेंज ऐसा बना भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो है कि फ्री इकोनॉमी में आप कोई फेयर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मार्केट क्योंकि में लूट भी तो नहीं हो सकता ना सर? हाँ हाँ हाँ, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप एक रेंज बनाएं, जैसे सुभाष जी ने भी कहा, वहां तक वो मैं मानता हूं, पर वो रेंज या कोई भी पॉलिसी तभी इफेक्टिव है जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाली मैकेनिज्म आपके पास करेक्ट। स्ट्रांग हो। जब तक आप अभी भी अगर आप वैसे देखें तो अभी भी काफी सेफ गार्ड हैं यूजर के लिए। पर जब सरकार उस चीज को एनफोर्स नहीं कर पा रही है तो उस चीज का लोग फायदा उठा रहे हैं। नहीं तो ये बात तो ये पहली बार, मतलब जब भी कभी कभी कोई एक स्थिति आती है, कभी कहीं फेमिन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बार लाइक सिचुएशन हो गई, तो वहां पे हमेशा आप देख रहे हैं कि सडनली जो है फेयर जो है वो 20 टाइम्स 50 टाइम्स शूट अप कर जाते हैं। तो जी। अब वो आदमी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कोई फंसा हुआ है बद्रीनाथ में तो उसको निकालने के लिए जो 1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अब ऐसे में सरकार अगर आंख मूंद के बैठी हुई है, या सरकार कह रही है और वो नहीं मान रहे हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं तो आपको घुड़की देनी पड़ेगी ना। एक आध का लाइसेंस कैंसिल करिए, बाकी सारे अपने आप जो है तमीज में आ जाएंगे। और दूसरा दूसरा बड़ा क्लियर है जी। कि जब ये सिचुएशन होती है, तो इसलिए कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कैपिंग रखी थी। जैसे दिल्ली बॉम्बे का अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,000 रुपये है, तो आप 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 पे कैपिंग कर दो। 200%, 300% प्रॉफिट बहुत है। ठीक है। और आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्यों नहीं कैपिंग कर सकते? अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर का फेयर एयरपोर्ट से होटल पे कैपिंग कर सकते हो, उसका रेट फिक्स कर सकते हो, वो एक गरीब आदमी है, उसका रेट फिक्स कर सकते हो, तो आप एयरलाइंस का रेट क्यों नहीं फिक्स कर सकते? राइट। फ्री मार्केट इकोनॉमी डजंट मीन एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर। फ्री मार्केट इकोनॉमी हम्म। का मतलब है कि ठीक है, आपको इजाजत है, बट लिमिट लिमिट के ऊपर आपको इजाजत। चलिए। चलिए। दो 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 आखिरी के दो सवाल हर्षवर्धन जी, आखिरी के दो सवाल। एक सवाल आपसे, एक सर सवाल पीछे होके बैठिए प्लीज। एक दो सवाल, एक सवाल हर्षवर्धन जी से और एक सवाल सुभाष जी से। कि क्या हर्षवर्धन जी, क्या इस स्तर की कुव्यवस्था, अव्यवस्था के बाद सरकार को स्वतंत्र जांच समिति अभी बनाने की जरूरत है, बनानी चाहिए? क्योंकि किसी की जान से आप नहीं खेल सकते, किसी का पैसा नहीं बर्बाद कर सकते, किसी को आप एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड नहीं छोड़ सकते। इमरजेंसी हो सकती है, किसी का बाप बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, कुछ भी हो सकता है। नहीं देखिए ऐसा नहीं, इसमें स्वतंत्र जांच एजेंसी का कोई खास रोल नहीं है। हम्म। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन सब आपके पास अवेलेबल है। और हम्म। जो मिनिस्टर इंचार्ज है, उस मिनिस्टर को इसका रिव्यू करना चाहिए, और जो पॉलिसीज आपकी हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए। जब तक आप कहीं ना कहीं पेनल्टीज नहीं लगाएंगे, और दूसरी तरह से उसको, अब बजाय इसके कि अगर इसी स्टेज में, बजाय इसके कि वो उन्होंने एक्सटेंशन दिया, उसके हम्म। बजाय अगर वो उसकी 10% फ्लाइट रिड्यूस करा देते, तो रिड्यूस इंडिगो करते अगले जी, वो अगले ज्यादा अगले बेहतर दिन विकल्प होता। अगले दिन जो है वो इंडिगो की मैन पावर बढ़नी शुरू हो जाती, चाहे कहीं से भी लाते।
तो बेसिक पॉइंट ये है ना कि जब तक आप उस मतलब उसकी जो वायलेशन है उसको इग्नोर करते रहेंगे या उसको कंडोन करते रहेंगे, तब तक किसी पे प्रेशर नहीं आएगा। जब तक आप उस चीज को एक तार्किक लेवल पे, एक एक्शन ओरिएंटेशन पे नहीं लाएंगे, तब तक उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दीजिए, कोई नई चीज नहीं निकल के आनी है। जो चीजें सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, पर हम्म। सवाल ये है ना कि उस पर आप एक्शन कितना ले रहे हैं। सुभाष जी, क्या समय आ गया है कि उड़ान रद्द होने पर जो मुआवजा देने का नियम है उसको और सख्त किए जाने चाहिए? तो वो एक तरीका हो सकता है जो डेटरेंट का काम कर सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप अपने चैनल के मार्फिक एक सारे कंज्यूमर्स को इकट्ठा करें, हम्म। जिन जिन की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, मिस हुई हैं, वो जॉइंटली एक केस फाइल करें कंज्यूमर कोर्ट में, और उनको पूरी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और जिन्होंने बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन होटल्स में ज़्यादा रेट दिया है, उनका भी आप इकट्ठा करें, और उनको भी आप एक मुहिम शुरू करके, आपको, बिकॉज लॉ है, ऑलरेडी रूल है कि अगर आपको मोश मतलब आपको बोर्डिंग डिनाइड बोर्डिंग करते हैं, तो पैसेंजर का हक है, और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के सहारा लेके जब 10,000 या 1 लाख केसेस इंडिगो के अगेंस्ट कोर्ट में आ जाएंगे, तो वो भी एक डेटरेंट होगा। और सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं, बाकी एयरलाइंस के लिए भी, कि वही दे कांट होल्ड द पब्लिक टू रैंसम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों महानुभावों का। आप आए और आप लोगों ने हमें एनलाइटन किया। अभी मुझे लगता है कि रेजिडुअल ही तरीके से ये अभी ऐसा मामला है जो आगे भी चलता रहेगा। आप दोनों की जरूरत और गाइडेंस की जरूरत हमें पड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप थैंक आए यू। हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू पवन। नमस्कार।